वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल से उत्तराखंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। सीएम योगी अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का दौरा करेंगे। अपने पैतृक गांव पंचूर भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मां और स्वजनों से सीएम मुलाकात कर सकते हैं। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे और यूपी उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी बैठक होगी। सीएम धामी के साथ सीएम योगी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बैठक भी कर सकते हैं और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा कल से उत्तराखंड के दौरे पर यूपी के सीएम 3 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा है। अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का भी दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। मां और स्वजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण करेंगे और उसके अलावा कई लोग वहां पर होंगे जिनसे मुलाकात होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। कल से ये दौरा शुरू होने वाला है। 3 दिनों तक लगातार ये दौरा चलेगा। इसमें कई कार्यक्रम ऐसे होंगे जिनका लोकार्पण करना है। कई लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात करनी है। उत्तराखंड के सीएम से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे, स्वजनों से मुलाकात करेंगे, अपनी मां से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात हो सकती है। उनके साथ बैठक रखी गई है। बैठक में हिस्सा लेंगे। जो बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कल से उत्तराखंड का दौरा योगी आदित्यनाथ का शुरू होगा। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, अपने गृह ब्लॉक पहुंचेंगे, वहां का दौरा करेंगे, यमकेश्वर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं, वहां पर अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी मां से भी मुलाकात कर सकते हैं और गांव के जितने लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। पर्यटक आवास का भी लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियां हैं उनके बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में बैठक हो सकती है। उस बैठक में हिस्सा लेंगे। जो बैठक रखी गई है, पुष्कर सिंह धामी के साथ में बैठक करेंगे। उसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता देहरादून से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र, 3 दिवसीय कल से दौरा शुरू होगा योगी आदित्यनाथ का। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लोकार्पण करना होगा और सीएम से भी मुलाकात है पुष्कर सिंह धामी से। देखिए, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के दौरे पे योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कल यानी कि 3 मई को वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार में है। इसमें देखा जाए तो पर्यटन विकास की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन गृह का जो उद्घाटन है उनके होना है और दौरा। और इसके बाद देखा जाए तो संभवतः ये संभावना जाहिर की जा रही है कि शाम को हरिद्वार गंगा आरती में वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई साधु संत समाज के लोगों से उनकी मुलाकात रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पैतृक संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कई संपत्तियों को लेके जो लगातार जो बैठकें भी हुई लखनऊ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, कई सारे आवंटन होने हैं जिन पे फैसला हो चुका है। चाहे वो नदियों की बात हो या जमीनों की बात हो, कई सारे ऐसे परिसंपत्तियां हैं जो वर्षों से विवाद चल रहे थे। तकरीबन 21 साल से इनमें फैसला नहीं हो पा रहा था। कई पे फैसले हुए हैं जिनका आवंटन होना है। 5 मई को योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहेंगे। 5 मई को योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मौजूदगी में ये आवंटन की जो प्रक्रिया है वो होगी और इस पे मुहर लगने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यमकेश्वर ब्लॉक जो कि पौड़ी जिले में आता है, 4 तारीख को वहां पे एक कार्यक्रम है गोरखनाथ महाविद्यालय में। जो योगी आदित्यनाथ के जो गुरु महाराज थे अवैधनाथ, उनके मूर्ति का अनावरण होना है।
योगी आदित्यनाथ के हाथों, और ऐसे में ये बेहद खास कार्यक्रम है। इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम होगा, सूबे के कई जो कैबिनेट मंत्री हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खास तौर पे धन सिंह रावत, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में रहेंगे। यमकेश्वर में एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ का जो पैतृक गांव है पौड़ी जिले में, यमकेश्वर ब्लॉक में ही आता है, उनके गांव में भी कार्यक्रम का जो आयोजन है किया गया है, जहां की उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों के बाद अपने घर को जाएंगे और अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से उनके परिजनों की तरफ से, उनकी माता की तरफ से, उनकी बहन और भाइयों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ उनके घर आए, अपने घर आए और अपने सीएम से मुलाकात हो सकती है। योगी आदित्यनाथ, ज्ञानेंद्र, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात करेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन दोनों के बीच परिसंपत्तियों के आवंटन को लेकर खासतौर पे 5 तारीख को जो एक मीटिंग होनी है वो महत्वपूर्ण है। इस दौरान जो आवंटन है परिसंपत्तियों का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जब बंटवारा हुआ था, इस बात को समझना होगा कि 2000 में जब बंटवारा हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, उसके बाद से परिसंपत्तियों का विवाद समय समय पे सामने आया था। कई सारी ऐसे नदियां हैं, कई सारे ऐसी बॉर्डर्स इलाकों में जो जमीनें हैं उनका बंटवारा नहीं हो पाया था, और ऐसे में समय समय पे सरकारें बदलती रही, थोड़ा बहुत बंटवारा जो है वो सफल रहा। लेकिन अभी भी कई सारी जो चीजें हैं, ये 3 दिनों का दौरा है, किस दिन अपनी माँ से और परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं? ये 3 दिनों का दौरा है, किस दिन माँ से और परिजनों से मुलाकात हो सकती है? मैंने बताया कि देखिए 4 तारीख को जो यमकेश्वर ब्लॉक में जो कार्यक्रम है, जो गोरखनाथ महाविद्यालय में जो कार्यक्रम है, उस दौरान ही योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे, इसके बाद अपने पैतृक निवास जाने की जो संभावनाएं हैं, अपने परिजनों से वो मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं पूर्ण रूप से दिख रही हैं कि वो अपनी माता से मुलाकात करेंगे, अपनी बहन से और अपने भाई से मिल सकते हैं। ऐसी जो संभावनाएं, यानी कि 4 तारीख को वो बुधवार के दिन अपने पैतृक निवास में रहेंगे, अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और अपने घर जा सकते हैं और अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। जी ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 दिवसीय दौरा है, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे और वहां पर अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम से भी मुलाकात होगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 4 धाम यात्रा के पहले दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। यात्रा के पहले ही दिन मौसम तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सरकारी इंतजाम का भी कड़ा पहरा होगा और इम्तिहान भी इनका होगा। बारिश के चलते आम लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज रफ्तार हवाओं को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम तीर्थ यात्रियों के साथ में सरकारी इंतजाम का कड़ा इम्तिहान लेगा। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में हल्की बर्फबारी और बारिश शनिवार को भी देखने को मिली। बुधवार को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश होती है तो 4 धाम यात्रा मार्गों में भी बारिश से भूस्खलन का पूरा खतरा रहेगा, जिससे यात्रा पर पूरी तरह असर रहेगा और खतरा भी है। आम लोगों को गर्मी से निजात मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन बारिश की संभावना है। इसको लेकर यात्री परेशान हो सकते हैं। यात्रियों के लिए परेशानी भरी खबर है। सरकारी इंतजामों का पूरा इम्तिहान होगा कि किस तरीके के इंतजाम अब तक यात्रियों के लिए किए गए हैं। बारिश होने पर, ओलावृष्टि होने पर क्या यात्रियों को वो बचा पाएंगे, क्या वो सुविधाएं यात्रियों को मिल पाएंगी जिन सुविधाओं के चलते यात्री अपने घर से निकल रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, यात्रा का पहला दिन, भारी बारिश की संभावना। बिल्कुल, कल अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। खास तौर पे देखा जाए तो 4 धाम यात्रा को लेके जो प्रदेश सरकार की जो तैयारियां थी वो पहले ही किस तरीके से की जा रही थी वो हमने देखी है।
और ऐसे में देखा जाए तो कल जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की, ऐसे में देखा जाता है कि हर बार जिस तरीके से मानसून सत्र में चार धाम यात्रा संचालित होती है और ऐसे में जो बाधा है वो मौसम का रहता है। अगर कल बारिश और भारी जो बारिश के अलावा ओलावृष्टि और जो तेज हवाओं का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा मौसम में एक बदलाव, ऐसे में जो तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की तरफ से वो पूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं, चार धाम यात्रा मार्ग हैं, ऐसे में अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तेज हवाओं के कारण तो कई जगह पेड़ गिरने की जो संभावनाएं हैं वो रहती हैं। ज्ञानेंद्र, ये कहा जा सकता है ज्ञानेंद्र ये कहा जा सकता है कि ये इम्तिहान है उन सरकारी इंतजामों का जो कि सरकार की तरफ से किए गए हैं। अब देखिए बिल्कुल चार धाम यात्रा को लेके जो इंतजाम है राज्य सरकार की वो उसका इम्तिहान है, खास तौर पे एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की टीमें, इसके अलावा तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू विभाग है, पेयजल विभाग है, बिजली विभाग है, सभी का इम्तिहान है। खास तौर पे जिस तरीके से बारिश की वजह से इन क्षेत्रों में जगह जगह जो यात्रा है वो रोकनी पड़ती है और ऐसे में देखा जाता है लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित होती हैं, तो ऐसे में समय रहते यात्रा को सुचारू रूप से पुनः चालू कराना इनके लिए एक चुनौती होगा। अगर लैंडस्लाइड होता है, पेड़ें सड़कों पे गिरती हैं, उनको समय रहते काट के वहां से हटाना, परेशानी हो सकती है ज्ञानेंद्र, यात्रियों को परेशानी हो सकती है क्योंकि यात्रा के पहले दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, लेकिन जो आम लोग हैं जो कि भारी गर्मी से, भीषण गर्मी से परेशान हैं, उनको निजात मिलेगी। बिल्कुल आम लोगों को एक निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अप्रैल के महीने से ही मौसम का जो मिजाज है लगातार एक बदलते हुए देखने को मिल रहा था। गर्मी के कई सालों के जो रिकॉर्ड हैं उत्तराखंड में भी टूटते हुए दिखा, पहाड़ी जनपदों में जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा था और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही थी आवाजाही को लेकर। और ऐसे में देखा जाए तो कल जो बारिश होगी आम जनों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हैं या फिर श्रद्धालु हैं चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं और ऐसे में देखा भी गया कि ऋषिकेश से जत्था जो चार धाम के लिए रवाना हो चुके हैं उन्हें जगह जगह रोकने भी पड़ सकते हैं और मौसम की खराबी के दौरान, तो ऐसे में एक अलर्ट है। पुलिस प्रशासन और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चार धाम में लगाए गए हैं उनका इम्तिहान भी है और कल से इसकी शुरुआत है। मौसम विभाग का अलर्ट भी है, तो जगह जगह एक अलर्ट है और जगह जगह जो तैनाती है तमाम टीमों की, एसडीआरएफ की टीम हो, पीडब्ल्यू विभाग की टीम हो, बिजली पेयजल विभाग की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सभी विभाग जो है अलर्ट पे हैं और पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये इम्तिहान है उन सरकारी इंतजामों का जो कि सरकार की तरफ से किए गए हैं उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो कि यात्रा करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। सीएम धामी ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फ्लैग ऑफ सिग्मा हेल्थ केयर उपलब्ध करा रहा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। अब सीएम धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जो यात्री होंगे जो कि यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है, यात्रा करने में कोई परेशानी होती है, कोई बीमार होता है तो निःशुल्क उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात का ऐलान किया है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत अब होने वाली है और उन यात्रियों के लिए, उन तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। हालांकि चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, क्योंकि जो लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, यात्रा करने के लिए निकलेंगे, अगर कोई भी समस्या का सामना उनको उस यात्रा में करना पड़ता है तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर निःशुल्क दी जाएंगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तैयारियां तेज कर दी गई हैं चार धाम यात्रा को लेकर। पहला दिन है कल और इस यात्रा में सरकार हर वो सुविधा उन यात्रियों को दे रही है जो कि उनको चाहिए, चाहे वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर मौसम की बात हो। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, उसके लिए भी सरकारी तमाम इंतजाम किए गए हैं।
कल यानी मंगलवार से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और उसके मद्देनजर सोमवार बाबा केदार की चल बिक्री टोली शीतकालीन प्रवास स्थल से रवाना हो गई। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से भगवान केदार बाबा की पंचमुखी डोली सुबह तकरीबन 9:35 पर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। दोपहर 12:15 बजे गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से मां गंगा की डोली भी गंगोत्री के लिए रवाना हो गई। इस दौरान गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में उत्सव का माहौल है और इस मौके पर जम्मू कश्मीर लाइव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान अपने बैंड के साथ इस उत्सव में पहुंचे, जो कि डोली यात्रा के साथ में गंगोत्री जाएंगे और वहीं मां यमुना की डोली मंगलवार की सुबह खरसाली से रवाना होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को खुलने हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक लगभग 2.5 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम और यात्रा मार्ग पर आने वाले 2 महीनों के लिए होटल में कमरों की बुकिंग पूरी तरह से फुल है। इसके साथ ही केदारनाथ हेली सेवा के लिए 20 मई तक टिकट की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से केदार में टेंट लगाकर 1000 लोगों के ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने रोजाना यात्रियों की संख्या तय की है। 2 साल के बाद जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से सरकार उत्साहित है, तो वहीं चार धामों में व्यवस्था बनाने की चुनौती भी है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई सुबह 6:25 पर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को 6:15 बजे, जबकि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को सुबह 11:15 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को 12:15 बजे खुलेंगे। आपको बता दें कि पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट रविवार 22 मई को खुलेंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से 2 मई सुबह 9 बजे केदारनाथ धाम प्रस्थान कर चुकी है। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका वहां पर मिलेगा। 3 से 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए तकरीबन 2.5 लाख से अधिक यात्री अब तक पंजीकरण करा चुके हैं। इस बार जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए, सभी का योगदान। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। सुबह से लगभग 600 से ज्यादा यात्री चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा पीआर जाने के लिए निकलना शुरू हो गए हैं और यात्रा टर्मिनल पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा करने, दर्शन करने के लिए आए हैं। आज सांसद नरेश बंसल ने चारधाम यात्रा टर्मिनल सेंटर पीआर पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर सभी यात्रियों को रवाना किया। सुविधाओं की व्यवस्था की है, जगह जगह पर शौचालय, मंत्रालय और अस्पतालों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों की व्यवस्था की है, रुकने की व्यवस्थाएं की है, सब प्रकार की जो जो व्यवस्थाएं आवश्यक है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी सब ध्यान रखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 100 दिन का टारगेट रखा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सभी अस्पतालों को कहा गया है कि आप अपने आप को बेहतर कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र था उसमें हमने कहा था कि हम प्रदेश के हर नागरिक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देंगे। आज हमारे अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। 213 जांचें सरकारी अस्पतालों में फ्री हो रही हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को और बेहतर करें, अपने मेडिकल कॉलेज को पूरी व्यवस्थाएं दें। अब हमारे हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं,
213 जांचें हमारे हॉस्पिटलों में फ्री हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं को जो है खुशियों की सवारी हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। 108 की सेवा हमारी सरकार जो है हमेशा से बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है। अब हमारा जो टारगेट है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को हम और अच्छा करेंगे। हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनको भी हम पूरी व्यवस्थाएं वहाँ अच्छी करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको टारगेट दिया है कि 100 दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को हमको और अच्छा सुधार करना है। हम पब्लिक ओपिनियन भी लेने वाले हैं और एक बड़ा काम हमें कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में कि प्रत्येक जिला मुख्यालय हॉस्पिटल पे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक आदमी की नियुक्ति करेंगे ताकि वो पूरे हॉस्पिटल की पूरी देखरेख वहाँ पे कर सकें। एक और जहां सरकार प्रदेश के युवाओं को खेल को लेकर एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक खेल विभाग के पास इसकी कोई वेबसाइट नहीं है जिससे कि युवाओं को खेल के प्रति जानकारी मिल सके। इसको देखते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खेल विभाग अपनी वेबसाइट लॉन्च करे ताकि युवाओं को वेबसाइट के माध्यम से खेल को लेकर जानकारी मिल सके। एक्चुअली मैंने ये महसूस किया खेल विभाग की एक प्रॉपर वेबसाइट जो होनी चाहिए वो नहीं है। आखिरकार एक सामान्य व्यक्ति जो कि गांव में रह रहा है, यदि वो देखना चाहे कि आखिरकार यदि इस प्रतियोगिता में रहता है या खेल विभाग द्वारा मिलने वाली क्या उसको सुविधाएं हैं, ये सब उसको जानने का जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका रुझान जो है खेल के प्रति बढ़ेगा। उस साइट को देखकर वो अपनी दिशा तय कर सकता है कि मुझे अब इसके बाद में इस प्रतियोगिता में, इसके बाद में इस प्रतियोगिता में गवर्नमेंट उनको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारियां होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। उसके निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं ताकि कोई यदि खेल विभाग उत्तराखंड का यदि उसको सर्च करना चाहे तो उसको सारी अपडेट जो है अब तक की जो है वो मिलनी चाहिए। ऊखीमठ में केदारनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। भैरवनाथ पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा की शुरुआत की गई। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा का शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर देश विदेश के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वेद के चलते आर्मी के बैंड की धुनों पर केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ और उसी के साथ में पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली कल धाम को रवाना होगी। केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से रवाना होगी और कई यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 5 मई को केदारनाथ पहुंचेगी, जहां से 6 मई को सुबह 6:25 पर भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। भैरवनाथ की पूजा करने का, क्योंकि भैरवनाथ महादेव का विशेष एक संरक्षक है और उसका रक्षा करने वाला है। भगवान की जो ध्यान में भगवान चले जाते हैं तो भैरवनाथ उस क्षेत्र की पूरा रक्षा करते हैं, सब जिम्मेदारी भैरवनाथ पर छोड़ देते हैं। जब तक भैरवनाथ से आज्ञा नहीं मिलेगा तब तक केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।